Good morning, students. Let us complete HCV today. HCV का discussion खत्म करेंगे आज. Okay, chalo. So all the students, very few students are there, 43. Generally, our count is 58, but 15 students are not there. It seems they don't like the discussion class, but we have to discuss if you want to get selected. So let us start. Okay. So question number 27. Do you have a doubt? 27. Hello, everyone. Question number 27. Do you have a doubt? Okay, you have a doubt. So let us discuss question number 27. Okay, so 27 में दिया है आपको. A block of mass m slips on a rough horizontal table under the action of a horizontal force applied to it. Okay, let us discuss that. So there is a rough horizontal table and there is a block on it. So block slips under the action of horizontal force applied to it. मान लो कि ऐसा एक फोर्स लग रहा है F.
ठीक है, ये टेबल है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल इज म्यू। तो आपको यहाँ पे म्यू एस म्यू के दोनों म्यू दिए हैं। द टेबल डज नॉट मूव ऑन द फ्लोर, फाइंड द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर ऑन द लेग्स। ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर इसके लेग पे कितना फ्रिक्शन लगा रहा है, ठीक है, ये हमको निकालना है। ओके, दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? So Krishna, please refresh your screen or your, ठीक है, जिनको आवाज नहीं आ रहा वो लोग रिफ्रेश करो, ठीक है, ओके। तो डू यू नीड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द फ्लोर? तो यह पूछ रहा है आपको यहाँ का म्यू का जरूरत है क्या? म्यू डैश, ठीक है, व्हाट इज म्यू डैश? म्यू डैश इज द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द फ्लोर। चलो, so let us discuss this. This is a very simple question. So if you take this block और आप यहाँ फोर्स लगा रहे हो और ब्लॉक जो है वो स्लिप कर रहा है, ब्लॉक स्लिप कर रहा है, मतलब यहाँ पे रिलेटिव मोशन है। सो देयर इज रिलेटिव मोशन, देयर इज रिलेटिव मोशन between the block and the table, between the block and the table. Okay, there is relative motion. Since there is relative motion, kinetic friction will act. What will act? Kinetic friction will act, Fk will act. Okay, अब आप देखो, तो इसका रिएक्शन कहाँ लगेगा? टेबल पे लगेगा, ध्यान से देखो। तो अब मैं पूरा बनाता हूँ, ये ब्लॉक, ये टेबल और ये फ्लोर, ठीक है। तो आप इधर फोर्स लगा रहे हो, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पीछे लग रहा है, एफ के। इसका रिएक्शन यहाँ लगेगा आगे, F के। बट टेबल मूव नहीं कर रहा है, तो टेबल को रोकने के लिए पीछे लगेगा एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, तो ये एफ के लगेगा और ये एफ के लगेगा, ये एफ एस लगेगा। इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका टेबल का। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ टेबल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ टेबल। तो ये वाला प्लस ले लो, ये माइनस ले लो, तो ये हो जाएगा एफ के माइनस एफ एस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज 0, ये 0 हो गया। तो आपको ये एफ एस निकालना है, तो ये एफ एस एफ के बराबर आएगा और एफ के आएगा म्यू एम जी के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम जी के बराबर है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर है, म्यू एम जी के बराबर। तो वो हो जाएगा म्यू एम जी। तो ये आंसर है। और क्या इस ये म्यू डैश जाने की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। देयर इज नो नीड टू नो म्यू डैश। क्यों? क्योंकि तो दिया हुआ है ना रेस्ट पे, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ने खुद को एडजस्ट कर लिया है। देयर इज नो नीड ऑफ नोइंग म्यू डैश because the block is at rest, which means that because the block is at rest, रेस्ट पे इसका मतलब क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन ने खुद को एडजस्ट कर लिया, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू डैश एन डैश। तो जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट कर लेगा म्यू एम जी तक, रिक्वायर्ड वैल्यू तक एडजस्ट कर। ठीक है, समझ में आया सबको? फोर्टी सिक्स पार्टिसिपेंट्स है, 46, 47। तो कम से कम 23 यस तो दे दो।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ओके, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है। तो उसने बोला है कि सर एफ के शुड बी इक्वल टू एफ। देखो, कौन किसने पूछा है ये सवाल? कौन है? नौमान। देखो, आपका ये आपने अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है ना, अलग अलग एफबीडी बनाया है। तो यहाँ एफ लग रहा है, यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये बात तो समझ में आ गई। इस टेबल का एफ से कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। इस पे लग रहा है इधर एफ के। तो ऑब्वियसली अगर ये रेस्ट पे है तो इसका एफ एस एफ के बराबर होगा ना, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है इसका। क्योंकि ये तो सिर्फ ब्लॉक पे लग रहा है, टेबल पे थोड़ी नहीं लग रहा है। नौमान, आपका फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। नौमान, ये जो एफ के इसका रिएक्शन यहाँ लग रहा है ना, इससे तो कुछ लेना देना ही नहीं है, फिर हो गया, खत्म हो गया, इसका काम ही खत्म हो गया, बस ये बच गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 28 देखो। तो 28 में आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है। 28 किसी का सॉल्व हुआ है क्या? 28 किसी ने सॉल्व किया? 28 किसी का आंसर आया 28 का? किसी का आया है तो यस बोलो, नो वाले मत बोलो। नो है तो मत बोलो, किसी का आया है तो यस बोल सकते हो। देखो, ये टेबल, ये जो है, ये रहा बड़ा वाला ब्लॉक। ये बड़े वाले ब्लॉक का मास क्या है? M। और ये है, यहाँ पे एक ब्लॉक है स्मॉल m। और ये, ठीक है। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m। इसका एक्सेलरेशन निकालना है m का। इसको a बोल दो, इसको b बोल दो। तो आपको निकालना है a एक्सेलरेशन ऑफ a। ठीक है। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो μ1 है, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो μ2 है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया सबको? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? ओके, तो अब देखो ध्यान से। तो पहले हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मानेंगे x1, और ये छोटे वाले का मानेंगे x2। ठीक है। अब ये है सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 और सेगमेंट 4। यहां तक समझ में आया सबको? हमने 4 सेगमेंट लिए हैं और डिस्प्लेसमेंट माने x1 x2।
यहाँ तक समझ में आया? सेगमेंट्स लिया हमने, सेगमेंट्स। तो अब यहाँ पे 4 सेगमेंट है, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। तो 4 सेगमेंट जो है उनका लेंथ क्या होगा? कांस्टेंट। तो उनमें चेंज क्या होगा? 0। डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3। ध्यान से सुनना, नहीं तो बोलोगे सर फिर से बोलो। देखो, डेल्टा S4 इज 0। अब बात करते हैं S1 के बारे में। तो S1 जो है, आप देख सकते हो कि S1 में ये ब्लॉक हमने नीचे लिया है जाता हुआ। तो यहाँ पे इस एंड पे कोई चेंज नहीं है, लेकिन इस एंड पे जो चेंज है वो है प्लस x2। आप लिखोगे बस x2। हो गया। फिर आ जाओ सेगमेंट 2 पे। सेगमेंट 2 पे इधर कोई चेंज नहीं है, और यहाँ पे जो चेंज है वो है माइनस x1, क्योंकि वो लेंथ कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस x1। S3 में ना इधर कोई चेंज है ना इधर कोई चेंज है, इसलिए 0। और S4 जो है, S4 में इधर 0 है और इधर माइनस x1 है। तो ये हो गया माइनस x1 इक्वल टू 0। So x2 is equal to 2x1. So a2 is equal to 2a1. ये एक्सेलरेशन का रिलेशन आया। कोई डाउट है यहाँ तक तो पहले पूछ लो, क्योंकि आप सब होने के बाद बोलोगे सर एक बार कंस्ट्रेंट इक्वेशन बताओ। तो पहले ही देख लो भाई, 49 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। जल्दी बोलो, यस नो, जल्दी। क्या हुआ, ठंडी लग रही है? ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है? क्या सिर्फ 5 लोगों ने बोला? बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? बाकी लोग बादाम खा रहे हो? तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो अब तुमको मालूम पड़ गया कि A2 यानी ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है, ये जो B का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ B इज ट्वाइस दैट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A। ये समझ में आया? ठीक है। तो अगर हम लोगों ने एक्सेलरेशन ऑफ A को A माना, इसके एक्सेलरेशन को A माना, तो ये जो है इसका एक्सेलरेशन 2A आएगा। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2। यही स्टेप्स है, कंस्ट्रेंट, फ्री बॉडी डायग्राम और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बस CFN। सी मतलब कंस्ट्रेंट अगर लगता है तो लगा दो। एफ मतलब हो गया अपना फ्री बॉडी डायग्राम, और एन मतलब हो गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बस, अब बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब आप ले लो, पहले ये वाला ब्लॉक ले लो। तो उससे पहले आप ये देख लो कि इसमें जो है, इस स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन है T, यहाँ भी टेंशन है T, यहाँ भी टेंशन है T, और यहाँ भी टेंशन है T। ठीक है। तो ध्यान से देख लो, 4 टेंशन है। एक इधर टेंशन, एक इधर टेंशन, एक इधर नहीं, ये तो ब्लॉक पे लग रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो इस चीज को कि यहाँ पे जो ये पुली है, तो उसके इधर एक टेंशन, इधर एक टेंशन, ठीक है। ये 2 टेंशन आ गए, और नीचे जो थ्रेड जुड़ा है उसका एक टेंशन आ गया, ये हो गया टेंशन। ठीक है, ओके। और ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है ना, नीचे 2A। ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा तो इस पे जो फ्रिक्शन है वो ऊपर लगेगा। इस पे जो फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो ऊपर लगेगा। तो
F1K कह देता हूँ उसको, F1K। तो उसका रिएक्शन यहाँ नीचे लगेगा, F1K का। ठीक है, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, कौन लगाएगा? ये दूसरा ब्लॉक। तो इस पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये होगा एक्शन रिएक्शन, देख लो ध्यान से। यहाँ F1 के ऊपर, क्यों? क्योंकि वो नीचे जा रहा है। पहले यहाँ तक समझ लो सब लोग, क्योंकि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो ये F1 के इस पे, तो दूसरा ब्लॉक इस पे जो फ्रिक्शन लगाएगा, वो फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा? ऊपर लगाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन, ये जो ब्लॉक है ये इधर लगाएगा, है ना? ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ऑन, इसको हमने ए माना था ना, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, और ये उसका रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा, फिर यहाँ से एक mg लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ पे एक mg, छोटा m, और यहाँ क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा कैपिटल M। यहाँ पे फ्लोर एक नॉर्मल लगाएगा, उस नॉर्मल को n1 कह लो। ठीक है, ओके। यहाँ पे कोई नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे बस एक ही नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल n। और यहाँ पे स्ट्रिंग है जुड़ा हुआ, तो स्ट्रिंग क्या लगाएगा? टेंशन T। और क्योंकि ये ब्लॉक आगे स्लाइड कर रहा है, तो इस पे क्या लगेगा? एक, इस पे लगेगा एक फ्रिक्शन, F2K लगेगा। ठीक है, सब लोग ध्यान से देख लो। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। तो जो ब्लॉक था, छोटा वाला ब्लॉक, उसका सराउंडिंग क्या था? उसका सराउंडिंग स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग टेंशन लगा दिया। ये उसका सराउंडिंग था, इसने नॉर्मल लगा दिया, और इसने उस पर फ्रिक्शन भी लगा दिया सराउंडिंग में। बस हो गया। और अर्थ ने ग्रेविटी लगा दी, बस यही है। ये एफडीडी देखो ध्यान से, एफडीडी सब लोग, इस फ्री बॉडी डायग्राम, दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम में कोई डाउट है तो बोलो, क्योंकि सारा इक्वेशन इसी पे बेस्ड है। इसका एक्सेलरेशन a है और इसका एक्सेलरेशन 2 है। बोलो भाई जल्दी, अगर कोई डाउट है तो। तो आपको क्या देखना होता है? आपको कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस देखने होते हैं। तो जो कांटेक्ट फोर्स है उसमें क्या क्या आता है? उसमें फ्रिक्शन आता है, उसमें नॉर्मल आता है, और उसमें टेंशन आता है। तो ये देखना है आपको। और नॉन कांटेक्ट में क्या आता है? सिर्फ ग्रेविटी, मतलब अभी तो फिलहाल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन यहाँ तो है नहीं अभी कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक। तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के पास दो एक्सेलरेशन है। इस ब्लॉक के पास एक ये वाला एक्सेलरेशन भी है, ax, और इस ये है इसका ay। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सब लोग ध्यान से सुनना। इसका ax है a, इस ब्लॉक का, और इसका ay है 2 है। तो ax a क्यों है? क्योंकि वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, वो जो ब्लॉक है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो अगर a आगे जाएगा तो b भी आगे तो जाएगा ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो b जो है उसके पास दो एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आई सबको? b के पास दो एक्सेलरेशन है, ax ay, बट इसके पास सिर्फ ax है, ay नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? गिव मी अ 46 यस एवरीवन। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो अब विल मेक इक्वेशन। ठीक है, हम लोग बनाएंगे इक्वेशन। तो इसके लिए बनाएंगे हम लोग समेशन एफ एक्स। तो एक्स के अलोंग देखो क्या क्या है। एक्स के अलोंग ये टी है, ये टी है, ये एन है,
ये 3 हो गए एक्स के अलोंग, और ये फ्रिक्शन है, ये एक्स के अलोंग। और जो वाई के अलोंग है उसको दूसरा कलर देते हैं, तो उसको दे देते हैं ब्लैक कलर या ग्रीन कलर दे देते हैं। जो वाई के अलोंग है वो है ये नॉर्मल एम जी F1 के और टी। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 एक्स के अलोंग है, और 1 2 3 4 वाई के अलोंग है। तो आपको इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले समेशन एफ एक्स में क्या आएगा, टी प्लस टी, 2t, इसको मैं प्लस ले लूंगा क्योंकि इधर मेरा एक्सेलरेशन इधर है। ये प्लस प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये दो प्लस और दो माइनस, या तो टी प्लस टी, 2t माइनस एन माइनस F2 के, 2t माइनस एन। तो समेशन क्या लगाऊंगा मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। तो 2t माइनस एन माइनस F2 के, इसका मास है कैपिटल एम, एक्सेलरेशन ए है। अब हम लोग करेंगे समेशन एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई। तो वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा, तो ये n1 प्लस हो जाएगा, n1 प्लस, बाकी सब माइनस है, एम जी माइनस F1 के माइनस और टी माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा n1 प्लस n1 माइनस टी माइनस F1 के माइनस एम जी। ठीक है, तो वो हो जाएगा n1 माइनस टी माइनस F1 माइनस टी माइनस F1 के माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए वाई 0 है। ये दो इक्वेशंस हो गए। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस लिख लेते हैं हम लोग, इसको यूज करेंगे आगे। दूसरा है अपने पास ब्लॉक, दिस इज फॉर, दिस इज फॉर कैपिटल एम। अब हम लोग लिखेंगे फॉर स्मॉल एम। तो स्मॉल एम के लिए क्या क्या है, तो आपने देखा कि स्मॉल एम जो है उसका इधर एक एक्सेलरेशन ए है और इधर एक एक्सेलरेशन 2 है। ठीक है, तो एक्स के अलोंग सिर्फ एक ही फोर्स है, वो है नॉर्मल रिएक्शन, इज ओनली वन फोर्स, देख सकते हैं आप डायग्राम में। तो एक्स के अलोंग इज ओनली वन फोर्स, दैट्स नॉर्मल रिएक्शन। So normal reaction is equal to net mass into acceleration. So summation Fx is equal to max. So that's only normal mass, acceleration along x is a. We'll write a. This is n equal to m. Okay. तो देखो अभी क्या क्या इक्वेशंस हो गए, एक तो ये हो गया। ठीक है, एक आपके पास ये वाला हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तीन हो गए। अब y क्या लो, तो नीचे उसका एक्सेलरेशन 2 है, और नीचे जो फोर्स है वो है mg, और ऊपर जो फोर्स है वो है टेंशन और फ्रिक्शन, टेंशन और फ्रिक्शन यानी F1। ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों हो जाएंगे माइनस। ठीक है, एक बार चेक कर लो, देखो। तो आपके पास यहाँ पे है F1 के प्लस टी, ये दोनों हो जाएंगे माइनस, और ये हम ले लेंगे प्लस। ओके, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगा mg माइनस टी माइनस F1 के इज इक्वल टू m इंटू 2a। ठीक है, तो ये है अपना समेशन एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, तो बोलो। डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड? बस अब हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, जस्ट वी हैव टू सॉल्व।
F1 के क्या होगा? F1 के होगा μ1 n। तो μ1 और n का वैल्यू है m। ये आ गया आपका F1। ठीक है, ओके F1 के। और F2 के क्या होगा? F2 के होगा μ2 इंटू n1। ये n1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट अस नाउ पुट द वैल्यूज। तो इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, ठीक है, इसको 3 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं, ये जो फ्रिक्शन आया है इसको 5 कह देते हैं, और ये जो है इसको 6 कह देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो F1 के का वैल्यू है वो इसमें डाल देते हैं 4 में। तो इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 4 हो जाएगा mg माइनस टी माइनस F1 के की जगह आप डाल दोगे μ1 ma इज इक्वल टू 2m। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, अब F1 के को आप इधर भी डाल सकते हो 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 हो जाएगा n1 माइनस टी माइनस F1 के मतलब μ1 ma माइनस mg इक्वल टू 0। इससे आपको n1 मिल जाएगा। n1 कितना मिल जाएगा? टी प्लस μ1 ma प्लस कैपिटल M। ये आपको n1 मिल गया। तो अब आपको इक्वेशन 6 से क्या मिल जाएगा? अब आपको इक्वेशन 6 से मिल जाएगा F2 के। F2 के क्या है? F2 के है μ2 n1। दिस इज μ2 n1। तो F2 के हो जाएगा μ2 ठीक है, ये आ गया F2 के। अब इसको डाल दो इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? तो ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम n डाल देंगे, n इक्वल टू ma, और F2 के डाल देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 देखो, वो हो जाएगा 2t माइनस n को डाल देंगे ma, और F2 के को डाल देंगे हम लोग ये वाला μ2t प्लस μ1 ma प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू ma। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें बस अब आपको इस इक्वेशन में बस आपको t को रिप्लेस करना है, t को। ठीक है, ओके। तो बस इससे हमारा आंसर आएगा। तो मैं बताता हूँ आपको, लास्ट स्टेप पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो एक काम करो आप लोग, अब आप लोग पहले, अब ये कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ से नोट डाउन करो पहले। तो यहाँ से स्टार्ट करो नोट डाउन करना।
सबने नोट डाउन कर लिया? जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। सबने नोट डाउन कर लिया? हो गया सबका नोट डाउन करके? चलो अब ये बनाओ। सबने नोट डाउन किया? जल्दी करो जल्दी करो। Okay, last slide now.
Okay, so now we have to put the value of t. Okay, so from this equation we will put the value of t using equation number 4 in equation number 1. That's the last step. That is the last step. Okay, let's do that. So it will be 2 into, so you have to put the value of t. So t is mg minus mu1 ma minus 2 ma. So mg minus mu1 ma minus 2 ma. Okay, so this is 2t. Okay, now minus ma. So minus ma, and then again we have mu2. Again we have to put the value of t. Yeah? So mu2 bracket के अंदर, so mu2 bracket के अंदर again the value of t we have to put. That is mg minus mu1 ma minus 2 ma. This is the value of t. Okay, and this minus sign. So this plus mu1 ma plus capital M. Plus mu1 ma plus capital M. So plus mu1 ma plus mg is equal to ma. Correct? Okay. Okay. So that's all, and we'll get the answer because this will be cancelled out. So take all the a terms on one side. So this will be 2mg minus 2 mu1 ma minus 4 ma minus ma minus mu2 mg minus minus plus 2 mu2 ma minus plus minus mu2 mg is equal to ma. So take all the a terms on one side. So this one, this one, this one, and this one. We will take it that side. Okay. So it will become 2mg minus mu2 mg minus mu2 capital Mg is equal to ma plus 2 mu1 ma. This is 5 ma. So plus 5 ma, and this will be minus 2 mu2 ma. Okay. Now we'll take. Now you can see the answer is there in front of you. So this will be g common. So 2m minus mu2 common m plus capital M, and this is g. So this is your LHS, and this will be your a common m plus small m bracket के अंदर you get 5 plus 2 you will get, and you will get mu1 minus mu2. So we got the answer. Answer is 2a 2m minus mu2 into m plus m divided by
m plus m into 5 plus 2 into mu1 minus mu2. This is the answer. Please note it down. Did you understand? Yes or no? So everyone, please note it down. Okay, क्वेश्चन नंबर 29 ट्राई किया आप लोगों ने? ये 28 था, 29 किसी का सॉल्व हुआ है? ट्वेंटी नाइन हुआ है किसी का? ट्वेंटी नाइन का आंसर किसी का आया है क्या? एटलीस्ट यस और नो तो बोलो, कुछ भी नहीं बोल रहे हो। श्रावणी का आया है। ओके, बाकी किसी का भी नहीं आया है। ओके ओके, चलो तो वील डिस्कस देन।
So all of you please read the question once. सब लोग क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार डायग्राम बनाओ। सबने क्वेश्चन पढ़ा? क्वेश्चन पढ़ा सबने? ठीक है, देखो क्वेश्चन। सिर्फ एक लोगों ने यस लिखा है, बाकी लोग क्या कर रहे हो? ये कितना सिंपल है 29th। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया है ऑलरेडी। 29 तो ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, लेकिन मैं अगर फिर से बोल देता हूँ, एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है चलेगा। चलेगा, फिर से करते हैं 29th। सब लोग सुनो ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 29 को दिया है, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is pushed against a rough vertical wall with a force of 40 न्यूटन। तो ऐसा एक वॉल है और ये ब्लॉक है, तो इसको आप ऊपर पुश कर रहे हो 40 न्यूटन, ठीक है। तो ये है ब्लॉक, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.5 है, म्यू इज 0.5। Another force of 15 Newton applied on the block in a direction parallel to the wall। अच्छा सॉरी, ये जो है ये है 40, ये है 40 और ये है 15। लिखा है इट इज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल विथ 40, तो ये 40 है, एंड 15 इज applied on the block in a direction parallel to the wall। क्वेश्चन है विल द ब्लॉक मूव, ठीक है। तो ये है अपना 15 न्यूटन। तो क्वेश्चन है विल द ब्लॉक मूव, तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो नॉर्मल रिएक्शन 40 आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एफ एस मैक्स कितना आएगा? एफ एस मैक्स आएगा म्यू एस एन, तो दैट इज 0.5, और ये कितना है? नॉर्मल है 40, ये कितना आया? 20 न्यूटन। ये कितना आया? 20 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
कि ये जो है, ये जो 15 न्यूटन है, ये एक्चुअली पैरेलल टू द वॉल बोला है उसने, तो वो ऐसा होगा, मतलब जैसे कि ये वॉल है, तो पैरेलल टू द वॉल मतलब इस तरह से, ये है 15 न्यूटन। ठीक है, तो और एक mg लगेगा नीचे, mg होगा 2 kg का 2 × 10 यानी 20। तो यहाँ पे आप सीन ये हो गया है कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के इधर एक लग रहा है आपका 15 न्यूटन और नीचे लग रहा है 20 न्यूटन। तो ये दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए, इसका रिजल्टेंट निकालो। अगर इसका रिजल्टेंट 20 से ज्यादा है तो वो मूव करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा, √20² + 15², मतलब 25 न्यूटन आएगा। तो ये है आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये है आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या ये नेट एक्सटर्नल फोर्स इससे बड़ा है? इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट नहीं कर पाएगा, राइट? तो सिंस द नेट एक्सटर्नल फोर्स that is 25 Newton is greater than Fs max. So what does that mean? That means that the static friction cannot adjust. That means that the static friction cannot adjust itself 25 Newton. नहीं adjust कर सकता. Therefore the block will move. Therefore the block will move. ठीक है. So in which direction it will move? तो नीचे एक लग रहा है ये 20 न्यूटन, इधर लग रहा है 15 न्यूटन. ठीक है, वॉल के अलोंग इधर, मतलब ये हो गया अपना एक एक्सिस एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो वो कहाँ मूव करेगा? इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसके अलोंग मूव करेगा, यहाँ रिजल्टेंट के अलोंग। ओके, ठीक है। और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? और फ्रिक्शन कहाँ होगा? फ्रिक्शन इधर होगा पीछे, फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, जो फ्रिक्शन है वो उसको अपोज करेगा, तो ये होगा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ पे तो वो भी 20 है, रिजल्टेंट 25। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, देखो तो ब्लॉक विल मूव along the resultant force, समेशन ऑफ नेट फोर्स। अब ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, तो 25 माइनस 20 इज इक्वल टू, मास क्या है 2a, सो 5 इज इक्वल टू 2a, तो एक्सेलरेशन आएगा 2.5। कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है, नहीं तो लिख लो। इफ यू एनी डाउट देन आस्क।
क्वेश्चन 30 में इसको डाउट है? 30 में 30 में डाउट है तो बताइए किसी को भी, वी विल डिस्कस इट। एटलीस्ट से यस और नो, यस और नो तो बोलो। डू यू हैव डाउट इन 30th? तो वी विल डिस्कस, अगर है तो। यस। ओके चलो, वी विल डिस्कस दिस। We have two yes, two no. Okay, but we'll discuss, because even if we have one yes, we should discuss. So let us discuss. We आपको a person 40 kg is managing to be at rest. तो 40 किलो का आदमी है, ठीक है, 40 किलो, हाँ, बहुत ही हल्का है आदमी। तो एक 40 किलो का जो आदमी है is resting between two vertical walls by pressing one wall A by his hands and the feet, and the other walls by his back. Okay. Assume that friction coefficient is 0.8 and the limiting friction acts at all the contacts, so that the person pushes the two walls with equal force. Okay, chalo, we'll do this. So question number 30. Okay. The person is between the two walls like this, and यहाँ पे एक कांटेक्ट है। तो अगर आप उस आदमी को क्या मान लोगे, सिस्टम मान लोगे, तो यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1, और यहाँ पे चार कांटेक्ट है, चारों को मिला के एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N2। N2 कहाँ लग रहा है? फ्रॉम ऑल द कॉन्टेक्ट, यहाँ पे चार कॉन्टेक्ट है, फ्रॉम ऑल द कॉन्टेक्ट टुगेदर जो लगने वाला है वो N2 लग रहा है, ठीक है। ओके। और ये जो आदमी है यहाँ पे, ये जो आदमी यहाँ पे बैठा है, ठीक है, आदमी है आदमी। तो इस आदमी का नीचे क्या लग रहा है, इधर mg लग रहा है। इसका टेंडेंसी नीचे जाने का है, इसलिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन इस आदमी पे ऊपर लगेगा, दोनों एंड पे, और वो रेस्ट पे है, तो क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और क्वेश्चन में बोला है कि मैक्सिमम लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्स, यानी लिमिटिंग वैल्यू लग रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया? और ये जो आदमी है, इस आदमी का वेट दिया है 40 kg, ठीक है। आपको बोला गया फाइंड द नॉर्मल एंड शो दैट द पर्सन पुशेस द वॉल विद इक्वल, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स जीरो है, और एक्स के अलावा दो ही फोर्स है, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। तो क्या होगा, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू जीरो होगा, n1 इक्वल टू n2। तो ये ए पार्ट खत्म हो गया, यानी आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब बी पार्ट, आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्स लग रहा है, तो एफ एस मैक्स का वैल्यू क्या होता है? वो होता है म्यू एन। तो इधर का जो है वो भी म्यू एन, इधर का भी म्यू एन।
तो ये जो आदमी है, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो दोनों को m ले लेंगे। ये आदमी के ऊपर लग रहा है इधर म्यू एन, इधर से भी लग रहा है म्यू एन, और नीचे लग रहा है एम जी, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई 0 है। तो आप क्या लिखोगे, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू ए वाई कितना है 0, तो 2 टाइम्स म्यू एन माइनस एम जी, है ना, इसको प्लस लिया इसको माइनस लिया, इज इक्वल टू 0। सो 2 म्यू का वैल्यू कितना है 0.8, एन हमें निकालना है, एम इज 40 इंटू जी, 40 इंटू जी कितना होगा 400, तो ये हो जाएगा 1.6 एन इज इक्वल टू 400, एन इज इक्वल टू 400 बाई 1.6। ठीक है, तो कितना आएगा वो आएगा 250। प्लीज नोट इट डाउन। Okay, so now let us discuss the last question, that is question number 31. So we will discuss question number 31. So what is given, देखो 31 में figure shows a small block of mass m kept on the left end of a larger block of mass capital M and length n. तो ये एक ब्लॉक है और ये इस ब्लॉक पे रखा है। इसका मास m, इसका मास कैपिटल M, इसका लेंथ L है। The system can slide on a horizontal road तो इन दोनों को इनिशियली जो स्पीड दिया है, इनिशियल स्पीड यानी v इनिशियल, पूरे सिस्टम को v मिला है, पूरे सिस्टम को। The friction coefficient between the road and the bigger block is mu, road and bigger block। तो नीचे जो है वो म्यू है, एंड दैट बिटवीन द ब्लॉक इज म्यू बाई 2, और यहाँ पे जो है बिटवीन द ब्लॉक वो म्यू बाई 2 है। ओके, फाइंड द टाइम elapsed before the smaller block separates from the bigger block। तो ये कब यहाँ पहुंच के इसके रेस्पेक्ट में ये ऐसा निकल जाएगा, तो वो टाइम आपको निकालना। ठीक है, तो वी विल सॉल्व दिस यूजिंग रिलेटिव मोशन एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, राइट, ऊपर ऊपर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, मैक्सिमम, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे म्यू सेम है,
जो म्यू एस है और म्यू के है वो एक ही दिया है आपको, तो होगा वो म्यू बाई टू यानी म्यू एन। यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा यहाँ पे, वो नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर होगा। तो ये जो फ्रिक्शन है एफ वन एस या एफ वन के, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू बाई टू एम जी। और नीचे नीचे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो होगा एन वन या एन डैश, वो होगा एम प्लस एम जी के बराबर, एम प्लस एम जी। तो नीचे जो फ्रिक्शन होगा नीचे का एफ टू एस मैक्स या एफ टू के, वो होगा म्यू एम डैश, म्यू एन डैश। नीचे का म्यू म्यू है, एन डैश क्या है, एम प्लस एम जी। ये हमने दोनों फ्रिक्शन लिख दिए, ठीक है। और दोनों मूव कर रहे हैं, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक की बात नहीं है, ठीक है। ओके, और इन दोनों में अब आप देखो, डायग्राम के थ्रू देखो, जो ऊपर वाला ब्लॉक है और जो नीचे वाला ब्लॉक, तो नीचे वाले ब्लॉक पे ग्राउंड ज्यादा फ्रिक्शन लगा रहा है, जो सरफेस है वो ज्यादा फ्रिक्शन लगा रहा है। इसका रिलेटिव वेलोसिटी इधर है ना, वेलोसिटी इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको ग्राउंड बोल देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसा है, पॉजिटिव। तो ये कहाँ लगाएगा फ्रिक्शन, इस पे पीछे लगाएगा एफ टू के। और ये जो है इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कम है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कम है नीचे से, यहाँ पे है म्यू बाई टू एम जी, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा है, वो है म्यू, और वो है म्यू और ऊपर से एम प्लस एम जी, तो ये ज्यादा है। तो इसका मतलब ऊपर फ्रिक्शन कम लगेगा तो वो उसका रिलेटिव वेलोसिटी आगे होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पॉजिटिव होगा। और इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो है एफ वन के, और इसका रिएक्शन इस पे लगेगा आगे, तो वो है एफ वन के, ऐसा। तो ये डायग्राम हो गई, ये आप सबको समझ में आया यहाँ पे। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनिशियली कितना है, इनिशियली जीरो, इनिशियली, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का स्पीड क्या है, सेम। लेकिन बाद में सेम नहीं रहेगा, क्योंकि बाद में ऊपर फ्रिक्शन अलग है और नीचे का फ्रिक्शन अलग है। तो ब्लॉक बी पे दो फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे और ब्लॉक ए पे सिर्फ एक लगेगा, ठीक है। अब देखो, तो अब हम लोग इसको रिलेटिव मोशन से सॉल्व करेंगे। तो ऊपर निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए, वो क्या होगा, वो हो जाएगा, आप लिखोगे ना समेशन, तो आप इधर ले लो पॉजिटिव, इधर ले लो नेगेटिव, तो वो होगा नेट फोर्स बाई मास। नेट फोर्स मतलब माइनस एफ वन के बाई मास, माइनस एफ वन के मतलब माइनस म्यू बाई टू एम जी डिवाइड बाई एम, एम से एम कैंसिल हो गया, माइनस म्यू बाई टू जी, ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब हम लोग निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा, तो ये इधर हम लोग प्लस ले रहे हैं, इधर माइनस ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन कैपिटल एम। नेट फोर्स मतलब एफ वन के प्लस माइनस एफ टू के डिवाइड बाई कैपिटल एम। अब एफ वन के कितना है, वो है म्यू बाई टू एम जी, और एफ टू के कितना है, वो है म्यू एम प्लस एम जी डिवाइड बाई एम, कैपिटल एम। तो याद रखो स्मॉल एम कैपिटल एम को ध्यान रखना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ए बी हो गया आपका म्यू बाई टू एम जी माइनस म्यू इंटू एम प्लस एम जी डिवाइड बाई
कैपिटल एम, इसको सॉल्व करो तो इससे ए बी आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी आएगा। तो ओपन करो ब्रैकेट को, तो म्यू बाई 2 एम जी माइनस म्यू एम जी माइनस म्यू कैपिटल एम जी डिवाइड बाई एम। तब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये आ जाएगा आपका माइनस म्यू बाई 2 एम जी आ जाएगा और माइनस म्यू एम जी डिवाइड बाई कैपिटल एम। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, आपको मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू माइनस कॉमन म्यू कॉमन जी कॉमन, तो अंदर बच जाएगा m बाई 2 प्लस कैपिटल M डिवाइड बाई m। ये हो गया ए बी। ठीक है, अब आपको ए पता है, ए बी पता है। ए कितना आया था, ए आया था माइनस म्यू जी बाई 2 आया था ए। तो अब आप निकाल लो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, क्योंकि हम लोग लगाने वाले हैं फाइनली एस ए बी इज इक्वल टू यू ए बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर, ये लगाने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले आप निकाल लो इसमें ए बी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे ए बी क्या होगा, ए बी हो जाएगा ए माइनस ए बी, ए माइनस ए बी। तो ए कितना है, वो है माइनस म्यू जी बाई 2 और ये कैपिटल एम है, कैपिटल एम, ये ध्यान रखो। ये हो जाएगा माइनस म्यू जी बाई 2 और माइनस यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस ऑफ माइनस, माइनस ऑफ दिस माइनस, तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, आप समझ जाना। तो माइनस हो जाएगा म्यू जी एम बाई 2m कैपिटल एम और नेक्स्ट टर्म हो जाएगा माइनस माइनस प्लस म्यू जी कैपिटल एम बाई कैपिटल एम यानी 1, तो ये आ जाएगा। तो यहां से अपने को मिल जाएगा, यहां से अपने को ए भी मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा ए बी, तो मिल जाएगा म्यू जी बाई 2 प्लस म्यू जी एम बाई 2m। ठीक है, ये मिल गया। ध्यान से देखो, अब हम लोग आगे लिखते हैं इसको। तो एक्सेलरेशन क्या मिला, वो मिला अपने को म्यू जी और ब्रैकेट म्यू जी बाई 2 कॉमन ले लेंगे, म्यू जी बाई 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस एम बाई एम। तो म्यू जी बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस एम बाई एम, मतलब ये हो गया म्यू जी बाई 2 ब्रैकेट के अंदर आ गया m प्लस एम बाई एम। ठीक है, तो ए भी हो गया। अब रिलेटिव मोशन, उसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट करना है एल। ठीक है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में उसको एल ट्रैवल करना है, एल ट्रैवल करना है इसके रेस्पेक्ट में। तो वो हो गया एल इज इक्वल टू यू ए टी, तो यू तो जीरो था प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर, तो ये सॉल्व हो गया। देखो बच्चों, एल इज इक्वल टू, ये जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मैंने बताया था आपको, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो इनिशियल है वो जीरो है, दोनों का स्पीड सेम है। तो हाफ इंटू, अब एक्सेलरेशन हो गया म्यू जी बाई 2, ये हो गया, ये म्यू है, म्यू एम नहीं है, म्यू, ये हो गया m प्लस एम बाई कैपिटल एम और ये हो गया टी स्क्वायर। बस आंसर आ गया, तालिया। तो ये आ गया 4l कैपिटल M बाई म्यू जी m प्लस m इज इक्वल टू टी स्क्वायर, अंडर रूट ले लो तो टी आ जाए। ओके, तो सारे सवाल सॉल्व हो गए। ठीक है, तो कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्कुलर मोशन। पूरा समझ में आया? अच्छा, सिर्फ दो ही बच्चों ने क्लास किया, ठीक है। चलो, तो ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, आई सेंड यू दिस पीडीएफ। ठीक है, ये पीडीएफ भेज भी दूंगा मैं आपको, आप फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, और
अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अपना HCV पूरा डिस्कस हो गया है, फ्रिक्शन का। वी हैव डिस्कस्ड HCV, फ्रिक्शन का HCV डिस्कस हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन।